साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका सभी का स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान का एक महत्वपूर्ण जो हमारा राजवंश है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बात की थी और आज हम जो राजस्थान का महत्वपूर्ण राजवंश है उसके बारे में बात करेंगे। यानी हम बात करेंगे चौहान वंश के बारे में, चौहानों के बारे में बात करेंगे कि चौहान जो थे कहाँ से आए थे और इनकी पृष्ठभूमि क्या थी उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहता है चौहान वंश। अधिकतर परीक्षाओं में जो राजस्थान के राजपूताना के जितने भी वंश है उनके बारे में पूछा जाता है। तो हम देखते हैं सामान्य तौर पर चौहान वंश के बारे में देखते हैं तो अजमेर के चौहान है, संपाद लक्ष्य वाले हो गए, तो इनके बारे में हमने अध्ययन करते हैं। तो हम पहले इनके बारे में ये देखेंगे कि इन चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई और इनके आने का क्या कारण था, किस वंश से आते थे और क्यों आए, किसने क्या क्या मत दिए थे। तो इस संबंध में हम इनके प्रश्नों को देखेंगे जो सामान्य प्रश्न है। बेसिक हम देखते हैं कि प्रश्न कई बार परीक्षा में इतने आसान पूछ लिए जाते हैं जिससे क्या है कि हमारे आसान प्रश्न गलत हो जाते हैं। इसीलिए हम बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे, बिल्कुल चौहान वंश के बारे में बात करेंगे कि चौहान वंश की शुरुआत कैसे हुई थी। चौहान वंश को चाहुमान वंश भी कहते हैं। वो एक भाषा का अंतर है क्योंकि ये जो सांबर झील थी उसके आसपास का क्षेत्र था जिसे संपाद लक्ष्य बोला जाता था, वहां पर निवास करते थे, इस वजह से इसे चौहान भी कहा जाता है। चौहान और चाहुमान कहा जाता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे जो चौहान वंश है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा राजवंश है, राजपूताना का राजवंश है चौहान वंश। देखो, कुछ लोग इन्हें अग्निवंशीय मानते हैं, कुछ इसे ब्राह्मण वंशीय मानते हैं, कुछ विदेशी मानते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए थे। तो हमें इस तरीके से ध्यान रखना है कि इसका अग्निवंशीय का समर्थन किन विद्वानों ने किया था, ब्राह्मण वंशीय का किन्हों ने किया था, चंद्रवंशियों का किन्हों ने किया था। तो हमें महत्वपूर्ण ये चीजें देखनी है। परीक्षा में अधिकतर ये पूछा जाता है अग्निवंशीय, चौहानों को अग्निवंशीय कहने वाले कौन से समर्थक थे या कौन से विद्वान थे, तो सुमेलित करो। तो वहां सुमेलित करने वाले प्रश्न आ जाते हैं। हम ये देखेंगे इसमें कौन है। तो चलिए हम देखते हैं। पहले आता है अग्निवंशीय। अब बात करेंगे अग्निवंशीय ही क्यों कहा। आपने पता है कि वशिष्ठ मुनि जी ने क्या है आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था और उन्होंने ये कहा था कि जो क्षत्रियों को एक नई पहचान देने की यज्ञ किया था, उनके यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुए थे 4 क्षत्रिय हुए थे। क्षत्रियों का क्या काम होता था? क्षत्रियों का काम होता था देश की प्रजा की रक्षा करने का काम होता था। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जो अग्निवंशीय है मत है उसके बारे में बात करेंगे। अग्निवंशीय मत किसके बारे में होता है? तो जो हमारा अग्निवंशीय मत है उसमें पृथ्वीराज रासो ग्रंथ आपने पढ़ा होगा। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी का है, जो पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। उन्होंने इसे लिखा था पृथ्वीराज रासो को, और उन्होंने अपने इस ग्रंथ में कहा था कि जो चौहान थे वो कौन थे? अग्निवंशीय थे। यानी पृथ्वीराज रासो में अगर हमें मत मिलता है सबसे पहले तो वो मिलता है पृथ्वीराज रासो में कौन सा? अग्निवंशीय के बारे में मिलता है। उसके बाद आता है मोहनौत नैनसी। मोहनौत नैनसी ने भी ये कहा कि ये अग्निवंशीय है, यानी अग्निवंशीय है, अग्नि से उत्पन्न हुए जो क्षत्रिय हैं वो है। इसके बाद जो हमारे राजकवि हुए सूरजमल मिश्रण, उन्होंने भी ये कहा कि ये अग्निवंशीय है। और इन्होंने सबने जो आधार दिया था, यानी आधार क्या दिया था? वो इन्होंने आधार दिया था कि जो विशिष्ट मुनि थे उन्होंने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था, यानी अपने राष्ट्र को बचाने के लिए एक यज्ञ किया था। और उसमें से जो 4 जातियां उत्पन्न हुई थी उसमें से चौहान भी एक जाति थी। तो ये बताते हैं विशिष्ट मुनि जी का जो यज्ञ है आबू पर्वत का, उसको आधार मानते हैं। हालांकि ये कल्पना है लेकिन फिर भी ये आधार किसको मानते हैं? विशिष्ट मुनि जी का जो आबू पर्वत पे यज्ञ किया था। तो जो हमारा पहला मत हो गया वो हो गया अग्निवंशीय। आगे चलते हैं। तो आगे चलते चलते हम देखते हैं अगला आता है सूर्यवंशी। अग्निवंशीय का मतलब ये होता है कि अग्नि से उत्पन्न हुए। सूर्यवंशी मतलब सूर्य की संतानें, सूर्य के समान अपने ताप को दिखाने वाले, सूर्य के समान चमकने वाले। तो इन्होंने क्या है, कुछ विद्वान हुए, उन्होंने ये कहा कि ये सूर्यवंशी थे, यानी सूर्य के वंशज थे। तो सूर्य के उपासक थे, इसीलिए सूर्यवंशी कहा गया था। तो इसमें जैनक ने सूर्यवंशी कहा, नैनचंद्र सूरी ने सूर्यवंशी कहा,
जोधराज जी ने सूर्यवंशी कहा और नरपति नल्ला जी ने कहा था कि ये सूर्यवंशी है, और डॉक्टर गौरीशंकर ओझा जी ने भी ये कहा कि सूर्यवंशी है। अब बात आती है कि इनका आधार क्या है, हम इन्हें सूर्यवंशी क्यों कहते हैं, यानी सूर्यवंशी कहने का तात्पर्य क्या था, किस कारण कहते हैं। तो हम देखते हैं जो जैनक है वो अपने जो कृति है पृथ्वीराज विजय, देखिए एक बात का आपने ध्यान भी रखना है किसकी कृति क्या है। तो पृथ्वीराज जो विजय की कृति है वो है, जैनक की जो कृति है वो पृथ्वीराज विजय है। तो जैनक जी अपने पृथ्वीराज विजय में ये कहते हैं कि जो चौहान थे वो सूर्यवंशी थे। उसी प्रकार जो नैनचंद्र सूरी हैं, नैनचंद्र सूरी आधार रखते हैं अपना हमीर महाकाव्य। तो एक प्रश्न तो हमारा सीधा ही होगा कि हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है, तो आप कह सकते हो नैनचंद्र सूरी है। और इसी ग्रंथ में उन्होंने ये लिखा है कि जो चौहान है वो कौन है, सूर्यवंशी है, यानी सूर्यवंशी मत का समर्थन करते हैं। इसके बाद अगला आता है जोधराज। अब जोधराज जी ने अपनी कृति कौन सी है, हमीर रासो। रासो होता है, रासो का मतलब ये होता है किसी राजा की ख्याति, यानी जीवन की जितनी भी ख्यातियां होती है, उतने जितने उत्कृष्ट कार्य किए होते हैं उनको शामिल करके, उनको सम्मिलित करके एक खाका तैयार किया जाता है, एक कहानी तैयार की जाती है, यानी जो जीवन की उनकी घटनाएं होती है उनको तैयार किया जाता है और उन्हें लिखित रूप दिया जाता है, जिसे रासो कहते हैं। तो हमीर रासो के अगर आपसे पूछे कि हमीर रासो के लेखक कौन है, तो आप बता दीजिए कि जोधराज जी जो हमीर रासो के लेखक हैं, जिन्होंने ये कहा था कि ये सूर्यवंशी है। नरपति नल्ला जी की आपको कृति पता है, बिसल देव रासो। देखो बिसल देव राजा हुए थे चौहानों में, उनका इन्होंने लिखा था, नरपति नल्ला जी ने लिखा था कौन सा, बिसल देव रासो। और इसी बिसल देव रासो में ये आधार मानते हैं सूर्यवंशी का, कि चौहान जो थे वो सूर्यवंशी थे, यानी सूर्यवंशी को आधार मानते हैं बिसल देव रासो। अब आगे बात आती है, ये हो गया अग्निवंशीय और सूर्यवंशी। इसके बाद कुछ विदेशी ये कहते हैं नहीं, ये ना तो अग्निवंशीय थे ना ये सूर्यवंशी थे, ये बताते हैं कि ये विदेशों से उठ के आई हुई एक जाति थी और इन्होंने क्या है भारत पर आकर शासन किया था। जिस तरह विदेशी मूल का भी बताते हैं, यानी इनका जो मूल स्थान था वो विदेशी नहीं था, स्वदेशी नहीं था, विदेशी था। जिस प्रकार हम बात कर रहे हैं कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने दो मत दिए थे। एक तो इन्होंने ये कहा था कि ये विदेशी मूल के हैं, कौन, चौहान विदेशी मूल के हैं, और जो इन्होंने दूसरा मत दिया था, इन्होंने दिया था जो क्या कि ये अग्निवंशीय विशिष्ट होने वाला, इन्होंने भी स्वीकार किया था। अगर आपसे पूछ लेना वह कौन सा अंग्रेज था जिसने ये स्वीकार किया कि जो चौहान है वो अग्निवंशीय थे, तो वो कर्नल जेम्स टोड ने ये स्वीकार किया था, और साथ में ये विदेशी भी मानते हैं। उसके अलावा V.S. स्मिथ है, वो भी इन्हें विदेशी मानते हैं कि ये विदेशी मूल के थे। और इसके बाद विलियम क्रुक है, वो भी इन्हें विदेशी मूल का मानते हैं। और ये इन सब ने आधार क्या दिया, ये तीनों विदेशी हैं, कर्नल जेम्स टोड विदेशी हैं, स्मिथ विदेशी हैं, क्रुक विदेशी हैं, तो इन्होंने आधार दिया विदेशी मत का। इन्होंने ये कहा कि ये विदेशी थे, और इन्होंने ये कहा कि मध्य एशिया से उठकर आई हुई एक लड़ाका जाति थी, वो भारत में आके शासन किया, वो ही आगे चलकर चौहान कहलाए थे, यानी उनके जो वंशज हुए वो चौहान थे। तो ये मूलतः मध्य एशिया की एक जाति थी। उनके रीति रिवाज, उनके खान पान जो थे बिल्कुल उसी तरीके के थे जैसे मध्य एशिया में निवास करने वाले लोगों के हैं, यानी वहाँ के जो लड़ाका कौम है, लड़ाका जाति है, उस तरीके के इनके हैं। तो वहीं आगे हम देखते हैं, अगला मत आता है ब्राह्मण वंशीय। आपको पता है 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये जो आप बात कर रहे हो ये ब्राह्मण थे, यानी जो चौहान थे वो ब्राह्मण थे। तो कुछ लोगों ने ब्राह्मणों का मत भी दिया था, क्षत्रिय तो थे ही थे, लेकिन ब्राह्मण मत भी दिया था इन्होंने। तो ब्राह्मण वंशीय किसने कहा, यानी ब्राह्मणों की संतान किसने कहा, तो जान कवि हुए हैं, उन्होंने कहा था अपनी कृति कयाम खां रासों में। और कयाम खां रासों में ही ये बात कही गई थी कि ये वत्स गोत्र के ब्राह्मण है,
उसका आधार मानकर इन्हें ब्राह्मण वंशीय माना जाता है कि जो चौहान थे वो ब्राह्मण थे। और ये कयाम खा रासो है किसका? कयाम खा रासो जॉन कवि के द्वारा लिखा हुआ है। कयाम खा राजा के नाम पर कयाम खा रासो लिखा हुआ है। इसके बाद कोई भी जाति होती है वो समर्थन हमेशा अपने का करेगी। जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय का समर्थन करेगा, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण का समर्थन करेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक ब्राह्मण विद्वान जिनका नाम दशरथ शर्मा है, दशरथ शर्मा जी भी ये कहते हैं कि जो चौहान थे वो कौन थे? वो ब्राह्मण थे। यानी दशरथ शर्मा ब्राह्मण होते हैं, तो इन्होंने मत दिया कि वो ब्राह्मण वंशीय थे। कौन? चौहान। और ये आधार किसे मानते हैं? ये आधार मानते हैं 1170 का बिजोलिया शिलालेख को आधार मानते हैं। और उसके अलावा जो चंद्रावती लेख मिलता है, चंद्रावती का लेख मिलता है, उसमें भी ये कहते हैं कि इन लेखों के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये ब्राह्मण वंशीय थे। तो ये मत आ गया अग्निवंशीय, सूर्यवंशीय, विदेशी मूल के, ब्राह्मण वंशीय। 4 मत हमारे पास आ चुके हैं। हम इन 4 मतों में देखते हैं कि अगला मत हमारे पास कौन सा होता है। तो अगला मत हमारे पास आता है चंद्रवंशी, यानी जो चंद्रमा को उपासक मानने वाला, चंद्रमा की पूजा करने वाले। तो हांसी शिलालेख से भी हमें ज्ञात होता है कि ये चंद्रवंशी है, यानी ये चंद्रमा के उपासक थे। चंद्र खुद को चंद्र का वंशज यानी चंद्रमा का वंशज मानते थे। और अचलेश्वर शिलालेख से भी हमें ज्ञात होता है कि ये चंद्रवंशी थे। अगर आपसे प्रश्न इस तरीके से आ जाए कि किस अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि जो चौहान थे वो चंद्रवंशी थे, तो 2 अभिलेख मिलेंगे, शिलालेख मिलेंगे, जिसे अचलेश्वर का शिलालेख और हंसी का शिलालेख, 2 अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है कि ये चंद्रवंशी थे। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? इन 2 अभिलेखों के आधार पर इन्हें चंद्रवंशी कहा जाता है। आगे बात करते हैं इनकी। तो आगे आता है इंद्रवंशीय। इंद्रवंशीय का मतलब होता है कि जो इंद्र की संतान है, यानी कुछ चौहान खुद को इंद्रवंशीय की, भगवान इंद्र की जो संतान मानते थे। इंद्र जो वर्षा के देवता है, देवताओं के राजा जो कहे जाते हैं, स्वर्ग नगरी के राजा कहे जाते हैं, तो वो उनकी संतान मानते हैं। तो ये मत किसने दिया था? अगर हम देखें तो मुख्य रूप से एक शिलालेख है पाली के अंदर, रामपाल का सिवाड़ी। अगर सिवाड़ी आपसे पूछे कहाँ है, तो वो पाली जिले के अंदर है। और इस अभिलेख में हमें ये बताया गया है कि ये इंद्र के वंशज थे, यानी इंद्र की पूजा करते थे और इंद्र की आराधना करते थे। इसीलिए ये जो चौहान थे वो इंद्रवंशीय कहलाए थे आगे चलकर। इसके बाद आता है खज जाति। खज जाति का कहते हैं डॉक्टर भंडारकर। खज जाति होती है कि आर्य जाति को खज कहा गया है, खज या खस जाति कहा गया है। यानी ये जो आर्य थे विदेशों से उठ के आए थे और भारत में शासन किया गया था। तो खज जाति का समर्थन करने वाले जो विद्वान है वो कौन है? डॉक्टर भंडारकर। तो डॉक्टर भंडारकर है जो खज जाति का कहते हैं। अगर हम देखें इनका मूल स्थान देखें कि ये जो चौहान के मूल स्थान कहाँ थे, अगर हम राजपुताना में बात करें, सांबर झील के आसपास रहते थे और संपादलक्ष की जो जगह थी वहां पर ये शासन करते थे। और जंगल प्रदेश, इनकी जो राज्य जंगल प्रदेश होता था, और जंगल प्रदेश की जो इनकी राजधानी थी वो थी अहिछत्रपुर, जो वर्तमान में नागौर है। तो इन्होंने जो सांबर के आसपास का क्षेत्र होने की वजह से इन्हें चाहुमान कहा गया था। चौहान आगे चलकर हो गया था, अपभ्रंश में बदल गया। तो इनका जो मूल स्थान पूछे तो संपादलक्ष था, और जो वर्तमान में सांबर झील के आसपास का क्षेत्र था। प्रदेश अगर इनका पूछे तो कौन सा था? जंगल प्रदेश था, यानी जंगल प्रदेश के निवासी थे। और जंगल प्रदेश की राजधानी आपसे पूछे तो अहिछत्रपुर नागौर थी। तो ये हमारी मुख्य बातें हैं उत्पत्ति के संबंध में कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरीके से हुई। अगर हम देखें उत्पत्ति के संबंध में भी तो अग्निवंशीय पृथ्वीराज राजसो, महोनोतनैणसी, सूर्यजमल मिश्र अग्निवंशीय। पहला मत अग्निवंशीय का आ जाएगा, पृथ्वीराज राजसो, महोनोतनैणसी, सूर्यजमल मिश्र। इसके बाद सूर्यवंशी जैनक, ज्ञानचंद्र सूरी, ज्योतराज, नरपति, नलाजी और डॉक्टर गौरीशंकर ओझा जी, ये बताते हैं कि ये सूर्यवंशी है। विदेशी मूल का विदेशी कर्नल टॉड स्मिथ, विलियम कुक आ जाएंगे। ब्राह्मण वंशीय अगर पूछे तो दशरथ शर्मा, जॉन कवि, ये आ जाएंगे। चंद्रवंशीय हंसी का शिलालेख, अचलेश्वर का शिलालेख, और इंद्रवंशीय रामपाल सिवाड़ी का पाली का अगर शिलालेख मिल जाएगा। खज जाति का डॉक्टर भंडारकर बताते हैं और इनका मूल
मूल स्थान कौन सा है? संपादक, लक्ष्य, और इनकी राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर प्रारंभ में थी। इसके बाद हम आगे बात करेंगे इनके जो चौहान वंश थे, यानी हमने शुरू में बात की थी कि जो सांबर के नजदीक के आसपास का जो क्षेत्र था वहां ये निवास करते थे और वहां के ये निवासी थे, उनके बारे में। तो जो सांबर के निवासी थे, शाकांबरी के चौहानों के नाम से जाना जाता है, यानी ये जो चौहान थे कौन से? शाकांबरी के चौहान के नाम से जाना जाता था, यानी जो शाकांबर क्षेत्र था वहां पर है। और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं, अगर शाकांबरी के चौहानों के अगर हम संस्थापक देखें तो वो माने जाते हैं वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान को इनका जो है क्या है, वह संस्थापक माना जाता है, सांबर के जो चौहानों का संस्थापक माना जाता है। और इन्होंने स्थापना कब की थी? 551 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। तो सांबर और शाकांबरी के चौहानों के संस्थापक ये ही माने जाते हैं। आगे चल के हम अगली शाखा देखते हैं, इसके अंदर नाडोल शाखा देखते हैं। नाडोल शाखा की स्थापना करने वाले जो थे वो थे लक्ष्मण चौहान, और उन्होंने 960 में इन्होंने स्थापना की थी। यानी चौहानों की आगे शाखाएं दो बन जाती हैं जाके, एक नाडोल शाखा और एक अजमेर शाखा। अजमेर शाखा के बारे में मिलता है ज्ञान। अगर हम देखें नाडोल शाखा के संस्थापक हमने बात की, लक्ष्मण चौहान थे, 960 में इन्होंने स्थापना की थी। वहीं अजमेर के जो चौहान थे उनके अजय राज, यहाँ से अजय राज यानी सबसे पहले राज अजमेर पे करने वाले कौन थे? अजय राज जी संस्थापक थे। अजमेर के चौहानों के संस्थापक ये माने जाते हैं। और इन्होंने स्थापना कब की थी? लगभग 1113 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। तो अजमेर के चौहानों के जो संस्थापक है वो कौन है? अजय राज जी है, जो अजमेर के चौहानों के संस्थापक है। उसी से ही आगे चल के ये क्या है, रणथंभौर की शाखा निकलती है, यानी रणथंभौर पे जो चौहान शासन कर रहे थे वो इसी की शाखा है। हम देखते हैं 1100 जब 1193-92 के अंदर जो युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ था, प्रथम द्वितीय हुआ था। द्वितीय युद्ध के बाद में पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु हो गई थी और उनका पुत्र था जो गोविंद राज, उन्होंने रणथंभौर में जाके चौहान वंश की जो रणथंभौर शाखा की नींव रखी थी, लगभग 1194 ईस्वी को उन्होंने नींव रखी थी। उसी तरीके से अगर हम बात करें, जो लक्ष्मण चौहान थे वो वाक्यपति राज द्वितीय के पुत्र थे और उन्होंने क्या है, नाडोल शाखा को शुरुआत की थी। नाडोल शाखा का आगे विस्तार होकर जालोर के चौहान बन गए, यानी जालोर के चौहान थे, उनकी प्रगति हुई। जालोर के चौहान वंश की नींव रखने वाला एक राजा था जिसका नाम कीर्तिपाल था। उन्होंने जो जालोर क्षेत्र में निवास करने वाले थे उन्होंने यहाँ की नींव रखी, यानी वो राजा थे कीर्तिपाल। और ये जो समय है वो था 1181 का। 1181 का ये समय था और ये समय था 1194 का। तो एक दूसरे के थोड़ा बहुत ही समय का अंतराल रहता है। वहीं अगर हम बात करें सिवाना के चौहान है, वो कोई विशेष उनका महत्व नहीं था, यानी सिवाना वाले चौहानों का। उसके बाद बूंदी के चौहान थे और बूंदी के जो चौहानों का संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है देवा को माना जाता है। देवा ने 1241 ईस्वी में जो बूंदी के चौहानों की शाखा की नींव रखी थी और बूंदी से ही आगे चलकर कोटा के चौहान हुए थे। और कोटा के जो चौहान माने जाते हैं, आपको पता है कोटा के जो चौहानों के संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं माधो सिंह। और माधो सिंह ने कब स्थापना की थी? 1131 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। वहीं अगर हम बात करें कि नाडोल शाखा से आगे निकली जालोर शाखा, जालोर शाखा से आगे निकली सिरोही शाखा, यानी सिरोही इसी का ही भाग था आगे चल के। और सिरोही के जो चौहान थे उनका जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है लुम्बा को माना जाता है। यानी जो सिरोही के चौहानों का संस्थापक और मूल पुरुष अगर पूछे सिरोही के चौहानों का, तो वो था 1311 ईस्वी में स्थापना की थी लुम्बा ने की थी। अगर पूछे चौहानों का मूल पुरुष कौन था, तो आपने वासुदेव को करना है। अगर यहीं से ही हम बात करें, वासुदेव के बारे में कहा गया है कि जो ये चौहानों का मूल पुरुष आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। यानी सबसे पहले अगर हमें कहीं लिखित में किसी राजा के बारे में उल्लेख मिलता है तो वो मिलता है हमें वासुदेव जी के बारे में। और ये बिजोलिया शिलालेख 1173 ईस्वी का 1170 ईस्वी का बिजोलिया शिलालेख में ये उल्लेख मिलता है कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। लेकिन वस्तुतः हम ये देखते हैं कि जो सांबर झील है वो एक प्राकृतिक झील है, कृत्रिम झील नहीं है। अब इन दोनों बातों को समझिए। कृत्रिम ये होती है जो बनाई होती है और प्राकृतिक वो होती है जो कुदरत की देन होती है, उस तरीके से। तो हम देखते हैं कि
विजोलीय शिलालेख में ये कहा गया है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। आगे चल के हम देखते हैं वासुदेव चौहान के बाद में जो अगले शासक होते हैं वो होते हैं दुल्ले राज। तो मैंने यहाँ पर उन्हीं शासकों का नाम लिखा जिनके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है उनके बारे में। तो दुल्ल राज जो प्रथम होते हैं, दुल्ल राज प्रथम होते हैं, जो ये क्या है, जो प्रतिहार शासक होते हैं वत्स्य राज, उनके ये सामंत होते हैं। सामंत का मतलब जो आगे छोटे राजा होते हैं, यानी उनके अधीन रहकर एक तरीके से जैलदार जमींदार समय कुछ भूमि उनके अधिकार में होती है, और वो थे यानी वत्स्य राज जो थे प्रतिहार शासक, उनके ये क्या थे, सामंत थे। और इन्होंने और वत्स्य राज ने दोनों ने मिलकर, यानी दुल्ले राज प्रथम ने और वत्स्य राज ने मिलकर किसको हराया था, पाल वंश का एक शासक था धर्मपाल को हराया था, यानी धर्मपाल को पराजित किया था इन्होंने। तो हम कह सकते हैं कि धर्मपाल को पराजित करने वाला अगर चौहानों में कोई शासक था तो वो कौन था, दुल्ले राज प्रथम था। तो ये था। आगे चल के उसके आगे वंशज आते हैं गुवक प्रथम। जो गुवक प्रथम होता है वो नागभट्ट द्वितीय का सामंत था, यानी नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। तो हम कह सकते हैं इन्होंने क्या है, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। जो वर्तमान में हर्षनाथ का मंदिर है उसका अगर आपसे पूछे कि निर्माण किसने करवाया था तो वो गुवक प्रथम ने करवाया था। और इसीलिए इन्होंने क्या है, हर्ष जी को इन्होंने अपना इष्ट देवता के रूप में मानते हैं। यानी जो शाकंभरी के चौहान है वो इष्ट देवता किसे मानते हैं, वो हर्षनाथ जी को अपना इष्ट देव मानते हैं। तो हम अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि जो शाकंभरी के चौहान थे उनके इष्ट देवता कौन है, तो आपने बताना है कि वो हर्षनाथ जी है। अब आगे चल के गुवक द्वितीय हुए हैं और उन्होंने क्या है, कन्नौज के जो शासक थे उस समय के, जो कन्नौज के उस समय के शासक थे वो थे भोजराज जी शासक थे। और उनके साथ अपनी बहन कलावती का विवाह किया था। यानी ये चाहते थे कि हम उनके साथ मिलके अपनी शक्तियों का विस्तार करना चाहते थे, यानी हमारे पास अधिक शक्तियां होगी तो हम किसी पे शासन कर सकते हैं आसपास का क्षेत्र। और हुआ भी ऐसे ही, उन्होंने भोजराज से विवाह करते ही भोजराज ने इन्हें सैनिक सहायता दे दी थी और धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी शक्ति बढ़ना शुरू हो गई थी, किसकी, गुवक द्वितीय की। अगर हम देखें इसके बाद अगले जो शासक बनते हैं चंदन राज बनते हैं। और इनकी जो पत्नी थी रुद्राणी, जिसे आत्म प्रभा के नाम से भी जाना जाता है, वो योग क्रिया में निपुण थी और प्रतिदिन 1000 दिए जलाती थी। जो 1000 दिए जलाकर भगवान महादेव को खुश करती थी, यानी भगवान महादेव की बहुत बड़ी उपासक थी। और वो पुष्कर झील में प्रवाहित करती थी। तो योग शुद्धि में अगर हम रुद्राणी देवी जो चंदन राज की पत्नी आता है उनका नाम आता है। आगे चल के देखते हैं सिंह राज का नाम आता है। सिंह राज के बारे में हमने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो सिंह राज थे उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी। और ये किसके सामंत थे, ये देवपाल के सामंत थे। लेकिन ये किससे प्रभावित थे, देवपाल से प्रभावित थे और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इतना ही महत्वपूर्ण है, आपने केवल इतना याद रखना है कि किसने कौन सी उपाधि धारण की है, उस समय की क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। परीक्षा में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। आगे हम बात करें तो इसमें अगला शासक आ जाएगा विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज जो द्वितीय होते हैं वो चालुक्य शासक मूलराज प्रथम, यानी जो अनिलवाड़ा के शासक होते हैं, अनिलवाड़ा के शासक होते हैं वहां यानी मूलराज प्रथम को हराया था। तो ये महत्वपूर्ण उनकी भूमिका थी किसकी, विग्रहराज द्वितीय की थी। और उन्होंने हर्षनाथ शिलालेख, यानी जो हर्षनाथ शिलालेख है कब का है, 973 ईस्वी का है हर्षनाथ शिलालेख। और उसमें इनके विजय के बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है कि इन्होंने मूलराज प्रथम को हराया था। किसने, विग्रहराज प्रथम ने। इसके बाद आता है दुर्लभराज द्वितीय। जो दुर्लभराज द्वितीय होते हैं उन्होंने उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसे दुर्लभध्या मेरु भी कहा जाता है। दुर्लभध्या मेरु मतलब जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन ना कर सके, यानी ये खुद की इनकी उपाधि थी, इसकी आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं करता था। तो ये थे अभी मुख्य। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो अगले शासक होते हैं वाक्यपति राज। वाक्यपति राज का ही पुत्र था लक्ष्मण चौहान, जिन्होंने नाडोल शाखा की शुरुआत की थी। और उसके बाद अगले शासक होते हैं पृथ्वीराज प्रथम।
पृथ्वीराज प्रथम एक शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। यानी जो पृथ्वीराज जो प्रथम थे उन्होंने उपाधि कौन सी धारण की थी? परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, क्योंकि ये तुर्क सेना को पराजित करने वाले, तुर्क सेना को विजित करने वाले शासक माने जाते थे। और इन्हीं के ही समय में जीवन माता मंदिर का जो शिलालेख है 1105 का, वो मिलता है रेवासा सीकर में। यानी पृथ्वीराज जो प्रथम के समय में किस शिलालेख का निर्माण किया गया था? जीवन माता मंदिर 1105 ईस्वी का किया गया था। और इसमें इनके प्रताप और इनके बारे में हमें पूर्ण जानकारी मिलती है कि ये किस तरीके के राजा थे। तो साथियों, हम जो आज अभी बात कर रहे थे वो कर रहे थे जो शाकंभरी के चौहान है प्रारंभ की, उनके बारे में बात कर रहे थे। अब आप कहोगे कि जो अजमेर के चौहान है पृथ्वीराज तृतीय है, उनके बारे में जो ने वो हम इस शाखा में करेंगे। नाडोल शाखा के हम अलग करेंगे, बूंदी कोटा सभी के अलग अलग करेंगे। तो ये जो हमारे पहले मुख्य थे ना, उनके बारे में बात कर ली। तो वासुदेव चौहान 551 ईस्वी में आ गए। उसके बाद दुर्लभ राज आ गए, जिन्होंने वासुदेव को आदि पुरुष मूल पुरुष कहा जाता है और इसका उल्लेख बिजोरिया शिलालेख में मिलता है। और इसी में ये बात कही है, ये साम्राज्य जिनका निर्माण करवाया था। फिर दुलराज प्रथम आ गया। दुलराज प्रथम वत्स्य राज के सामंत थे और इन्होंने धर्मपाल को पराजित किया था। भूवक प्रथम आ गया जो नागवड़ द्वितीय के थे और इन्होंने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। और यही हर्षनाथ जी को इष्ट देवता के रूप में मानते थे। कौन? गुवक के बाद में गुवक द्वितीय ने कन्नौज के शासक जो भोजराज थे उसके साथ अपनी बहन का कलावती का विवाह किया था। चंदन राज की जो पत्नी थी रुद्राणी 1000 दीपक प्रवाहित करती थी। सिंहराज ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी जो देवपाल के सामंत थे। इसके बाद में विग्रहराज द्वितीय जो चाणक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया था और अनिलवाड़ा के शासक थे। हर्षनाथ शिलालेख का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ था, विग्रहराज द्वितीय के समय में 973 में। और दुर्लभ राज द्वितीय के बारे में बात करें, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी और इसे दुर्लभधा मेरु कहा जाता था, यानी जिसकी उल्लंघन ना किया जा सके। और उसके बाद वाक्यपति द्वितीय के बारे में बात करते हैं, जिनका पुत्र नाडोल शाखा लक्ष्मण चौहान नाडोल शाखा का निर्माण करता है। और उसके बाद में पृथ्वीराज प्रथम के बारे में थे। तो जो मुख्य शासक थे वो थे चौहानों के, जो शाकंभरी के चौहान थे, उनके बारे में अपने बात कर ली। इसमें से कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हम अगली वीडियो में बात करेंगे जो अजमेर के चौहान हैं उसके बारे में बात करेंगे। और साथियों, इसके अलावा हमारा प्रतिदिन क्विज होती है राजस्थान की और इंडिया लेवल की, टॉपिक वाइज होती है। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हो तो चैनल का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप उसमें से देख के उस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। और अगर आप वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।